हेलो क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं बेटा आपकी एसएसटी में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इस पूरे ही चैप्टर को हम लोग एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर एकदम मक्खन लगेगा बेटा। ठीक है, बहुत आसानी से समझाऊंगा, है ना। देखो, हमारा जो चैप्टर है वो है पॉवर्टी, है ना, गरीबी के ऊपर चैप्टर है बेटा। ठीक है, तो अब गरीबी होती क्या है बेसिकली, सबसे पहले हमको इस चीज को समझना है कि गरीबी किसको कहते हैं। कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसको हम गरीब क्यों कह रहे हैं। वो गरीब इसलिए है बेटा, अगर किसी व्यक्ति के पास में खाने के लिए कुछ भी चीज उपलब्ध ना हो, उसके पास फूड अवेलेबल नहीं हो या अच्छी क्वालिटी का फूड अवेलेबल नहीं हो, तो वो गरीब है ना। उसके पास घर नहीं है खुद का, तो वो गरीब कहलाता है। ठीक है, उसके पास पहनने के अच्छे कपड़े नहीं हो, वो फटे टूटे कपड़े पहनता हो, तो वो गरीब कहलाएगा। उसके पास पीने के लिए साफ पानी ना हो बेटा, वो गंदा पानी पीता हो, दूषित पानी पीता हो, तो वो गरीब कहलाएगा बेटा। ठीक है, तो गरीब क्या कौन कहलाते हैं? गरीब वो व्यक्ति कहलाते हैं जिनके पास ये बेसिक नीड भी नहीं हो, ये चारों चीजें उपलब्ध नहीं हो, ऐसे लोग जो है वो गरीब कहलाएंगे। ठीक है, अब सर ये जो गरीब है, ये गरीब क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही देखी जा सकती है क्या? हाँ बेटा, पैसे से तो देखी जाती है, पर गरीबी जो है और दूसरी तरीके से भी देखी जाती है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग खूब तरीके से हंसते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। मतलब उसको वो फिजिकली तो परेशान होता ही होता है गरीबी की वजह से, पर वो मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है बेटा। ठीक है, और जो व्यक्ति गरीब है उसका प्रॉपर ना तो उसको एजुकेशन मिल पाती है, ना उसका इलाज हो पाता है, हेल्थ की सुविधा नहीं मिलेगी, बहुत सारी तकलीफों से उसका जीवन निकलता है बेटा। ठीक है, तो गरीबी किसको बोलेंगे? गरीबी में जो है बहुत सारी तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती है। आई बात समझ में, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताता हूँ गरीबी का, है ना। एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले समझ रहे हैं शहर की गरीबी, अर्बन एरिया की गरीबी, और एक एग्जाम्पल हम समझेंगे गांव की गरीबी, रूरल एरिया की गरीबी। अब शहर के अंदर क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम सरन। ठीक है, क्या नाम है इसका? राम सरन नाम का एक बंदा है जो कि रोज मजदूरी करता है, डेली वेज लेबर है, मतलब रोज मजदूरी करके रोज कमाने वाला आदमी बेटा। ठीक है, ऐसा हु लिव्स इन अ झारखंड। ये कहाँ रहता है? झारखंड के अंदर रहता है। हिज इनकम इज मीग्रे, मतलब इसकी जो कमाई है वो बहुत कम है बेटा, बहुत कम कमाई है। एंड हिज फैमिली इज लार्ज, सो ही कैन नॉट सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड प्रोवाइड देम विद इनफ फूड। मतलब वो इतना गरीब है कि वो बस अपने रोज का काम चला रहा है, अपना खाना खर्चा निकाल रहा है, बाकी उसके पास में वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता है, अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकता है, अच्छी ट्यूशन नहीं प्रोवाइड करा सकता है ना। अपने बच्चों की जो है अच्छे से देखभाल नहीं कर सकता, उनको बेटर कंडीशन, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं करवा सकता है। अगर वो बीमार हो जाए तो उनको ढंग से इलाज नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो ये कौन है, किसकी कहानी है? ये राम सरन की है, जो कि झारखंड में है। तो ये शहर की गरीबी है बेटा। रहे भले वो शहर में रहा है, पर वो है फिर भी वहां पर गरीब। ठीक है, ऐसे ही एक और व्यक्ति है जो कि है रूरल एरिया में रहता है, गांव का व्यक्ति है, इसका नाम है लखा सिंह। कहां रह रहा है ये? अ लैंडलेस लेबर लिविंग इन अ विलेज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ये। लैंडलेस है, मतलब इसकी खुद की जमीन नहीं है। एक किसान है, एक फार्मर है, जो कि दूसरों की जमीन पे खेती करता है और अपना पेट भरता है। खुद की जमीन नहीं है, इसको वहां पर खेती करने के बदले कुछ पैसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं, जिससे अपना काम चला लेता है। हालांकि इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते कि उसका बहुत अच्छे से जिंदगी गुजर बसर हो जाए, नहीं भैया, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, है ना। वो भी, ये जो गांव का व्यक्ति है, ये भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, ढंग से शिक्षा नहीं दिला पाता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये जो गांव का व्यक्ति अपने बच्चों को प्रॉपर हेल्थ कंडीशन नहीं करवा सकता, उनकी जो है हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, बढ़िया इलाज नहीं करवा पाता है बेटा। ठीक है, तो दो जगह की गरीबी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब जो गरीबी है उसको आखिर जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो इस गरीबी को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंटिस्ट बताते हैं कि जो गरीबी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं देखी जाती है। गरीबी जो है, अगर कोई व्यक्ति इलिटरेट है, इलिटरेट मतलब अनपढ़ है, तो भी माना जाएगा कि वो गरीब है। पैसे तो देखना ही है, ऑब्वियस सी बात है, पैसा नहीं होगा तभी जाके सब समस्या आती है। पर ये सोशल साइंटिस्ट इस तरीके से सोचते हैं कि ठीक है, पैसे तो है ही सही, पर अगर कोई व्यक्ति जो है उसने पढ़ाई नहीं कर रखी है, इलिटरेट है, तो वो गरीब माना जाएगा। उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। उसको मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब उसको खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा है, तो वो गरीब माना जाएगा। ये सारी की सारी समस्याएं जब होगी किसी के साथ में, तो वो गरीब माना जाएगा। ठीक है, उसका जीवन जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहा हो, वल्नरेबिलिटी वो फील
करता हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गरीब माना जाएगा, उसका सामाजिक बहिष्कार हो रहा हो, सोशल एक्सक्लूजन अगर किसी व्यक्ति का हो रहा है तो वो गरीब माना जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा कौन कहते हैं? सोशल साइंटिस्ट लोग कहते हैं बेटा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है असुरक्षा, मतलब कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति वल्नरेबल कहलाएगा बेटा, ठीक है। अब कब नहीं कर पाता है? देखो, अगर किसी व्यक्ति ने जो आज गरीब है वो उसके परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है ना, तो उसका परिवार जो है वो भी गरीब रहेगा। अगर उसके परिवार को उसने अच्छी शिक्षा नहीं दिलाई, उसका हेल्थ का ध्यान नहीं रखा है ना, उसको मेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो चांस हो जाते हैं कि उसके जो बच्चे हैं वो गरीबी का सामना करेंगे आगे जाकर। इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, मतलब उसके बच्चे जो है असुरक्षित है। और अगर भगवान ना करे कि अगर उनके ऊपर कोई संकट आ गया, कोई आपदा आ गई है ना, मतलब कि उनके ऊपर कोई डिजास्टर आ गया या टेररिज्म कुछ हो गया, इस तरह की एक्टिविटी हो गई, तो बेचारों का जीवन और बहुत भयंकर हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, असुरक्षित महसूस करना, ये वल्नरेबिलिटी कहलाता है बेटा, ठीक है। ऐसा अब सवाल उठता है कि सर फिर हम किसको गरीब मानेंगे और किसको गरीब नहीं मानेंगे? विच इज पुअर और हु इज नॉट पुअर? कौन गरीब है, कौन गरीब नहीं है, किसको कैसा मानना है? तो इस चीज का जवाब आता है बेटा पॉवर्टी लाइन से। कि कौन देता है इस चीज का जवाब? पॉवर्टी लाइन से। अब ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन दिखाई नहीं देती है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है बेटा, समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है। गरीबी रेखा। अब जो भी व्यक्ति इस पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा उसको हम बोलेंगे गरीब, ठीक है। जो इस लाइन पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है उसको गरीब बोलेंगे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, सुना होगा आपने BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीब है। और जो व्यक्ति इसके ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं अमीर या फिर मिडिल क्लास का इंसान, जैसे अपन लोग मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है। ऐसा, तो ये अबव पॉवर्टी लाइन है। आ गई बात समझ में? नीचे वाला बिलो पॉवर्टी, ऊपर वाला अबव पॉवर्टी लाइन का व्यक्ति कहलाता है बेटा, ठीक है। ऐसा, और ये लाइन कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन होती है ना। ऐसा, अब क्या है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो हर एक देश की अपने अपने हिसाब से अलग अलग होती है। हम भारत में रहते हैं इसलिए हम भारत की पॉवर्टी लाइन के हिसाब से बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो इंडियाज पॉवर्टी लाइन को हमको समझना है। अब इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे है? देखो, यहाँ पर भी दो अलग अलग तरीके से देखी जाती है। एक हमारे पास रूरल एरिया है ना, और एक अर्बन एरिया है। तो हम पहले रूरल एरिया के हिसाब से समझ लेते हैं। ये रूरल एरिया की पॉवर्टी लाइन है। रूरल मतलब कौन है? अपना ग्रामीण क्षेत्र, गांव वाला हिस्सा, ठीक है। ऐसा, अगर गांव में कोई व्यक्ति 816 रुपए पर मंथ से कम कमाए, एक महीने के 816 रुपए भी अगर कोई नहीं कमा पा रहा है, उससे कम कमा रहा है, तो वो भैया गरीब कहलाता है, पुअर कहलाता है, ठीक है। और अगर 816 रुपए से ज्यादा कमाता है तो अमीर कहलाता है, या अमीर तो नहीं बोलेंगे पर हाँ ठीक ठाक कहलाता है, मिडिल क्लास में आ जाता है। तो गांव के हिसाब से क्या है? ये 816 रुपए एक महीने के, एक महीने में 816 रुपए कमाना है। ऐसे शहर जो है ना बेटा, अगर वहां पर अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपीज पर मंथ कमाता है ना, उससे कम कमाएगा, अगर 1000 रुपीज से कम कमाएगा तो वो पुअर कहलाएगा शहर में, ठीक है। और उससे ज्यादा कमाएगा तो वो थोड़ा ठीक ठाक व्यक्ति कहलाएगा, वो पुअर नहीं कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो गांव में 816 रुपए पर मंथ के हैं और शहर के अंदर जो है 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से देखी जाती है बेटा गरीबी को, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कब की बात है? ये हमारे 2011-12 की बात है। अब तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो इसलिए ये रेटें भी चेंज होनी चाहिए अभी तक तो, ठीक है। जैसे किताबों के अंदर ये सब अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। अभी तो नहीं है ये, अभी तो यही है बस, ठीक है। चलो, अब सवाल उठता है कि सर ये पता कौन करता है कि कौन गरीब है? किस तरीके से पता चलता है गरीबी अमीरी का? कैसे आइडिया लगता है ये सब चीज़ों का? तो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है जिसको बोलते हैं NSSO, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है? सर्वे कराती है और इससे पता लगा लेती है कि कितने लोग भारत में गरीब है, कितने लोग अमीर है बेटा, है ना। और ये सर्वे जो है हर एक 5 साल में कराए जाते हैं, ठीक है। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, जनरली एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में सर्वे होता है जिससे पता लग जाता है कि कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, इस तरीके की चीजें पता लगती है बेटा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। तो इन्हीं लोगों ने, इस NSSO ने ये बताया है कि भैया हमारा 1993 से 94 में जो है
पहले कितने लोग गरीब थे? 45% जो भारतीय हैं वो गरीब हुआ करते थे, और अब 2011-12 में जो है 22% जो भारतीय हैं इंडियन, 22% जो इंडियन हैं वो भाई साहब गरीब हैं। मतलब गरीबी अब हमारे इंडिया की घट रही है, ऐसा एनएसएसओ ने बोला है, और ये हर 5 साल में अपने आंकड़े को बदलते रहते हैं, ठीक है ऐसा। अब जो गरीबी है वो हर जगह की अलग अलग है ना। अपने यहाँ पे तो क्या शहर में रह रहे तो 1000 रुपीज से कम वाले को गरीब मानेंगे, गांव में 816 के रुपए से कम वाले। लेकिन अमेरिका, जो बाहर के जो देश हैं, विदेशी जो देश हैं, उनके अंदर भैया अलग ही नियम चलता है। वहाँ क्या चलता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो वो गरीब है। सोचो आप, अपने यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास कार है तो हम क्या मानते हैं कि इसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल है, ये तो बहुत मस्त जिंदगी जी रहा है, लग्जरी जिंदगी है। पर अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो गरीब कहलाते हैं विदेशों के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है ऐसा। तो इन द यूएस अ पर्सन हु डजंट ओन अ कार इज कंसिडर्ड पुअर। वहां पर देखो कितनी बड़ी बात है। अपने यहाँ तो साला अपन 1000 रुपये अगर कोई नहीं कमा रहा महीने का तो अपन क्या बोलते हैं कि 1000 रुपये नहीं कमाए तो गरीब। भैया उनका तो लेवल ही कुछ और है। वो क्या मान के चल रहे हैं कि कार नहीं है तो गरीब हो तुम, कार हो तो तुम अमीर हो, ऐसे करके वो वहां पर मान रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हर एक देश का, हर एक कंट्री का अपने अपने हिसाब से इस गरीबी को देखने का कोई ना कोई जो है स्केल होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आता है मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट। कि मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट किसको कहते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति को उसके जरूरत के हिसाब से रोज का कोई ना कितना उसको फूड खाना चाहिए, ये उसकी फूड रिक्वायरमेंट कहलाती है कि उसको जरूरत कितनी है उस खाने की, ठीक है ऐसा। तो देखो हमारा जो रूरल एरिया है, गांव का जो एरिया है, वहां पर 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है गांव के अंदर। अब ऐसा क्यों है? देखो गांव के जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी का काम ज़्यादा करते हैं इसलिए, ठीक है। और जो शहर है वहां पर अर्बन एरियाज में कितना 2100 कैलोरीज की जरूरत होती है। मतलब यहाँ पे कैलोरी की जरूरत कम है। क्यों है शहरों में? क्योंकि शहर के लोग मेहनत मजदूरी वाला काम ज़्यादा नहीं करते, वो ऑफिस में जाते हैं, इस टाइप के काम ज़्यादा करते हैं, वो है ना ऑफिस वर्क हो गया, इस टाइप के जो भी चीज़ें हैं, वो चेयर पे बैठने वाले काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनका जो कैलोरी काउंट है वो कम होता है, ठीक है ऐसा। तो उन शहर वालों का कितना होता है 2100 और गाँव वालों का 2400, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत मजदूरी का काम करते हैं बेटा, ठीक है ऐसा। आई बात समझ में? अब हमारे सामने एक चार्ट है, इस चार्ट में हमको ये बोला है कि पावर्टी रेशियो दे रखा है परसेंटेज वाइज। तो मैं आपको वो समझा देता हूँ कि कौन से ईयर में कितनी गरीबी थी, कितनी पावर्टी थी, ठीक है। जब 1993 से 94 की बात करते हैं हम लोग, तो भैया आप यहाँ पर टोटल को ध्यान से देखो, बस हमारा काम यहीं से खत्म हो जाएगा। इस टोटल को आप ध्यान से देखो, है ना ऐसा। तो 45% जो है गरीबी हुआ करती थी पावर्टी लाइन में, 45% गरीब थे पहले, ठीक है। फिर 2004 से 5 में जो है 37% लोग गरीब रह गए। उसके बाद 2009 से 10 में जो है 30% गरीब रह गए, और 2011 से 12 में जो है 22% लोग जो है वो गरीब रह गए, और अब और आंकड़ा बदल गया होगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा एक चार्ट है सिंपल सा, जो बता रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो गरीबी है, पावर्टी है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है बेटा। चलिए अब आता है वल्नरेबल ग्रुप्स। अब वल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जिनके पास बेचारों के तकलीफ हो ज्यादा, है ना, जो जिनको मतलब उनको हेल्थ अच्छे हेल्थ नहीं मिल रही है, उनके पास पैसा कम है, उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, ऐसे ग्रुप्स को वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं। अब ये कौन होते हैं? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, जैसे SC है, ST है, ये ग्रुप्स जो है वल्नरेबल ग्रुप्स कहलाते हैं बेटा, ठीक है। हालांकि पहले ये कहलाते थे, आजकल तो इन लोगों के पास में भी बहुत अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स कहलाते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए तो ये सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं आपके सामने, है ना। अब आता है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज क्या है मैं आपको समझाता हूँ, इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। द लेवल ऑफ पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया। हमारा इंडिया ये रहा, हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट है। इन स्टेट में भी है एक ही देश, इसमें स्टेट अलग अलग है। हर एक स्टेट जो है अपने हिसाब से अमीर और गरीब लेके बैठा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि कोई सा स्टेट ज़्यादा अमीर है, कोई सा कम है, ठीक है। कोई गरीब स्टेट है, कोई अमीर स्टेट है, ऐसे यहाँ पर स्टेट जो है वो भी अलग अलग तरीके से बटे हुए अमीरी गरीबी में। इसको बोलते हैं डिस्पैरिटीज, ठीक है। अब हम समझें इंडियाज मोस्ट पॉवर्टी स्ट्राइकन स्टेट, सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट कौन से हैं? तो वो है बिहार और ओडिशा। समझ गए आप? बिहार और ओडिशा जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट माने जाते हैं।
हैं, और द स्टेट विद द हायर पॉवर्टी रिडक्शन, कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो कुछ स्टेट हैं जैसे जिन्होंने बहुत जल्दी से अपनी गरीबी को कम किया है। कौन कौन है वो? जैसे केरला है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है ना, तमिलनाडु है, पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है। इन स्टेट ने अपनी गरीबी को बहुत जल्दी नीचे किया है, बहुत जल्दी से कम किया है और अमीर बन गए ये सारे के सारे स्टेट, है ना। और सबसे ज्यादा गरीब स्टेट कौन से हैं? बिहार और उड़ीसा है बच्चों, ठीक है। ऐसा अब सवाल उठता है कि सर इन स्टेट ने ऐसा क्या किया कि ये जो अमीर बन गए, इन्होंने अपनी गरीबी कैसे दूर भगाई जल्दी से? तो भैया इन्होंने क्या क्या काम किए वो समझना पड़ेगा अपने को सबसे पहले, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन पंजाब एंड हरियाणा ड्यू टू द प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब पंजाब और हरियाणा के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, इन्होंने खेती करके अपने आप को अमीर बनाया है बेटा। इनके पास खेती की अच्छी खासी व्यवस्था है और उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में खेती करी है, पानी अच्छे से यूज किया है, सब चीजें अच्छी तरीके से यूज करके ये अमीर बन गए हैं, ठीक है। दूसरा, इन केरला इट डेवलप्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स बाय इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन। कहने का मतलब यह है कि जो केरला के लोग हैं उन्होंने एजुकेशन के ऊपर ज्यादा खर्चा किया है। इन्होंने भैया शिक्षित कर दिया अपने वहां के लोगों को, जिससे हर एक बंदा जो है एक ह्यूमन कैपिटल बन गया है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था। ह्यूमन कैपिटल है मतलब यहाँ का हर एक बंदा ह्यूमन कैपिटल है, तो अच्छे से पैसे कमा लेगा बेटा, इसलिए वो अमीर स्टेट बन गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिड्यूस पॉवर्टी बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एंड सब्सिडीज प्राइजेस। आंध्र प्रदेश ने और जो तमिलनाडु है वहां पर सब्सिडीज वगैरह है ना, जो फूड ग्रेन्स को वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में बांट के इस तरीके से वो अमीर बने हैं, है ना। मतलब उन्होंने अपनी गरीबी को दूर कर दिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन से होते हैं? वो राशन की दुकानें होती है ना, जहां पे जो है थोड़े कम पैसे में अनाज वगैरह मिल जाता है, उस तरीके से इन्होंने लोगों को अनाज वगैरह बांट के थोड़ा वहां की स्थिति को सुधार कर लिया है, ठीक है। ऐसा गुजरात एंड महाराष्ट्र क्लेम इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू रिड्यूस पॉवर्टी। गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगी है बेटा, उद्योग लगे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां डली है। इस तरीके से वहां की फैक्ट्रियों ने जो है वहां की गरीबी को दूर किया है बेटा, ठीक है। वहां पर काम करने वाले लोग बहुत सारे मिले, लोगों को काम मिला, रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, इससे सबका काम बढ़िया होने लग गया वहां पर, ठीक है। ऐसा अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो किसको कहते हैं? अभी हम गरीबी हमारे इंडिया के हिसाब से बात कर रहे थे ना, अब हम पूरी ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की गरीबी के हिसाब से बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला आता है इसमें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। अब ये पूरी दुनिया की गरीबी के बारे में बताएगा कौन? कौन है वो ज्ञानी जो बता रहा है हमको? तो वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक आंकड़ा दिया हमको, बताया भैया क्या कि 1990 में भैया पूरी दुनिया में 36% लोग गरीब थे। उसके बाद 2015 में वो 10% लोग ही गरीब रह गए, मतलब गरीबी घट गई है बेटा, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है, नई बात समझ में है ना। अब आपको कुछ और अलग अलग देशों के बारे में कुछ बात भी करते हैं, जैसे कि देखो ये एक जगह है सब सहारन अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2005 में 51% लोग गरीब थे और उसके बाद 2015 में 41% लोग गरीब हैं, ठीक है। ऐसा मतलब गरीबी कम तो हुई है पर बहुत कम हुई है, सिर्फ 10%, नियरेस्ट लगभग 10 जो है कितना, ये 10% के आसपास ही जो है गरीबी कम हुई है, बहुत कम गरीबी हटी है यहाँ से, ठीक है। ऐसे आता है लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका में 2005 में 10% लोग गरीब थे और भाई साहब 2015 में जो है 4% लोग गरीब थे। तो यहाँ पे गरीबी अच्छे से हटी है बेटा, ठीक है, अमीर हो गए हैं लोग। उसके बाद आता है हमारा चाइना, इसको तो सोच के आप शॉक हो जाओगे, ठीक है। 1981 में यहाँ पर 88.3% लोग गरीब थे। कितने? 88.3% लोग गरीब थे। 2008 में 14.7% लोग ही गरीब रह गए। और मजे की बात बताऊं, 2015 में 0.7% लोग गरीब। भाई साहब जो तरक्की चाइना ने करी है उतनी तरक्की किसी ने नहीं करी है। क्या कारण है उसका? आप खुद देख लो। आज हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना, मतलब सब चीज बना रहा है। वहां की इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए इसने इतनी तरक्की करी है वहां पर, ठीक है। तो चाइना ने बहुत नाम कमाया है भाई साहब, ठीक है। अब आता है
कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, हमारे भारत ने फिर क्यों नहीं करी, हमारे भारत में क्या समस्या रह गई, हमारे भारत में क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमने तरक्की नहीं करी है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसमें से सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि हमारे भारत के अंदर उतनी इंडस्ट्री नहीं है बेटा, ठीक है। इंडस्ट्री कम होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है, मैन्युफैक्चरिंग कम होने से जो है लोगों को काम भी नहीं मिलता है और एक्सपोर्ट भी बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो है हम थोड़े गरीब रह गए हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स कंट्रीज, है ना। दूसरा, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन विच इंक्रीज द प्रेशर ऑन रिसोर्स एंड रिड्यूस द पर कैपिटल इनकम ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बमाबम लोग पैदा होते ही जा रहे हैं ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से हर एक व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम जो है वो घटती जा रही है। आई बात समझ में, रिसोर्स जो है उसको भी वो हर एक व्यक्ति रिसोर्स अपने हिसाब से कम यूज कर पा रहा है ना, फिर इसलिए अब क्या है, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है काम करने की, कुछ लोगों को मिल भी, लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हैं, है ना, इसलिए जो है लोगों की तरक्की भी नहीं हो रही है बेटा, ठीक है, ऐसा। उसके बाद एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, सबसे मेन कारण तो मेरे को तो यही लगता है, हालांकि और भी है, पर बहुत ये सबसे बड़ा जड़ है मतलब गरीबी का। क्या है, देखो आप देखो हमारे इंडिया में जब शादियां होती है तो आप शादी के अंदर देखना बहुत सारे लोग 10 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख, कोई 1 करोड़ 5-10 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। अब एक मिडिल क्लास का बंदा आप देखोगे तो वो भी आज अपनी शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है। अब आप सोचो उसने बड़ी मुश्किल से जाने कितने साल लगाए होंगे, 2-5-10 साल लगा के उसने जो है 10-20 लाख रुपए इकट्ठा करे होंगे, सेविंग की होगी, और उस सब पैसे को एक साथ शादी में लगा देता है, जिसकी वजह से जो है वहां पर गरीबी बढ़ती है। वो उस पैसे को अगर थोड़ा बचा लेता तो वो कुछ ना कुछ काम कर सकता था, दूसरी सब चीजें कर सकता था, पर अब अपना कल्चर ही यही है, क्या करें, अपने यहाँ पे और भी दूसरी चीजें होती है, जैसे मोसर होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में खूब सारी चीजें चलती रहती है, उसमें जो है बहुत सारा खर्चा होता है, जिसकी वजह से भी हम थोड़ा गरीबी की तरफ जा रहे हैं। आई बात समझ में, है ना। अब आता है एंटी पॉवर्टी मेजर, तो गवर्नमेंट कुछ तो कर रही होगी ना इन गरीबी को हटाने के लिए, तो क्या क्या है, ऐसे कौन कौन से काम है जिससे गरीबी हटाई जा सकती है। तो सबसे पहले आता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक अगर बढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब समझ रहे हो ना, इंडस्ट्री वगैरह बढ़ेगी तो क्या बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है गरीबी हटाने का जो गवर्नमेंट कर रही है, वो है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स चला रही है, जैसे कि मनरेगा करके एक प्रोग्राम है बेटा, ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा बेटा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन रूरल एरियाज हेल्पिंग देम टू मीट देयर बेसिक नीड। मतलब कि ये जो मनरेगा है इसमें क्या होता है कि लोगों को, गांव के लोगों को 100 दिन के लिए काम दिया जाता है, अगर उनको काम नहीं भी दे पा रहे हैं तो 100 दिन के हिसाब से उनको पैसा दे दिया जाता है, इसको बोलते हैं मनरेगा। इससे उनके 100 दिन का जो भी खर्चा पानी है वो निकल जाएगा भैया, वो अपने अपने हिसाब से, ठीक है, सबके अपने जरूरत के हिसाब से काम चला लेंगे और थोड़ी बहुत गरीबी में हेल्प मिल जाएगी। हालांकि अब कहाँ इतनी महंगाई हो गई है कि कहाँ हेल्प हो रही है, आप भी समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY बोलेंगे शॉर्टकट में, ठीक है, ऐसा। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। मतलब कि इस योजना में क्या होता है कि भैया जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा मिलता है अपना खुद का बिजनेस करने के लिए, ठीक है, ऐसा। जिससे बिजनेस करेंगे तो अच्छा हो ही जाएगा। देखते हैं, कंडीशन अप्लाई, यहां पर भी कंडीशन अप्लाई है, ठीक है, ऐसा। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पीपल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। ये क्या करती है, गांव में जो है वहां पर रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए मदद करती है, वहां पर काम दिलवाते हैं ये लोग, ठीक है, ऐसा। फिर आता है ये क्या लिखा हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, ठीक है, ऐसा। फुल फॉर्म में तो ये सॉरी एब्रीवेशन क्या है इसका, SGSY। ये कब चालू हुई थी, ये हुई थी 1999 में, ठीक है, ऐसा। एम टू लिफ्ट
लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड चीप क्रेडिट, मतलब लोगों को जो है चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका जीवन थोड़ा ठीक चले और महंगाई से थोड़ा उनको राहत मिल जाए। अब सब्सिडीज क्या होती है आपको पता होगा, जैसे गैस के ऊपर सब्सिडीज मिलती है ना, गैस के ऊपर सब्सिडी, मान लो गैस की प्राइस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 1500 रुपये है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी जेब से क्या करती है, गवर्नमेंट उनकी जेब से जो है 500 रुपये की सब्सिडीज मतलब छूट दे देती है, तो वो प्राइस कितनी रह गई, 1000 रुपीज़ की वो प्राइस रह गई है बेटा, ठीक है। ऐसा तो गवर्नमेंट ने जो छूट दी है उसको हम सब्सिडीज बोलते हैं, तो इससे लोगों के पास थोड़ा पैसा बच जाता है और क्या है ना, इस तरीके से उन सबका फायदा हो जाता है, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है काम का, ठीक है। ऐसा फिर आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विस सच एज प्राइमरी हेल्थ, है ना, ये प्राइमरी हेल्थ, लोगों को प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, रूरल हाउसिंग, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब लोगों को जो है पढ़ाई लिखाई, ठीक है, शिक्षा, है ना, उनका स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के ऊपर इस योजना में ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आता है अंत्योदय अन्न योजना, इसमें क्या होगा, इट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल रेट्स टू द पुअरेस्ट फैमिली, जो गरीब फैमिली है उनको भैया फूड जो है, अनाज जो है उनको अफोर्डेबल प्राइस में, कम से कम प्राइस में उनको अवेलेबल करवा दिया जाता है, जिससे उनका जीवन अच्छे से चल पड़े बेटा, ठीक है। वो आपने सुना होगा ना BPL वगैरह ऐसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है हमारा चैलेंज अहेड। भैया इतना सब कुछ कर रही है सरकार, उसके बावजूद भी हमारे सामने और कौन कौन से चैलेंज है, तो बहुत सारे चैलेंज है यार, खत्म ही नहीं होने वाले चैलेंज। तो क्या है, डिस्पाइट द रिडक्शन इन पॉवर्टी देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड एलिमिनेटिंग इट कंप्लीटली इज अ वेरी बिग चैलेंज, मतलब पॉवर्टी को हटाना अपने इंडिया में बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है, ठीक है। देयर इज अ लार्ज गैप इन पॉवर्टी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेट विच नीड टू बी रिड्यूस, है ना। हमारे यहाँ पे आप खुद देख लो, हम जो अर्बन एरिया है वहाँ पर और जो गाँव का एरिया है वहाँ पर, उन दोनों में ही गरीबी में बहुत बड़ा अंतर है बेटा, ठीक है। और शहर के लोग थोड़े अमीर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनको सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, पर गाँव में तो भैया बिजलियाँ ही नहीं आ रही है, सड़कें साफ नहीं हो रही है, बहुत तकलीफ है आज भी इंडिया के अंदर, ठीक है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी एंड नीड स्पेशल प्रोग्राम्स, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। देयर इज अ नीड टू टेक अ ब्रॉडर व्यू देन द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी विच ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमन एस्पेक्ट सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड रिस्पेक्ट। मतलब एक बात और ये समझना चाहिए कि पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही सही, पर पॉवर्टी हटाने के लिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए पैसों के साथ साथ में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है बेटा खत्म। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको मेरे इस चैनल के ऊपर क्लास 9th की मैथ्स, साइंस और SST तीनों ही सब्जेक्ट एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको एकदम मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो तो करके चले जाना बेटा, ठीक है। चलिए बाय बाय।